और ज़्यादा ADM होते हैं। फिर डेवलपमेंट सेटअप में उत्तर प्रदेश में एक अलग से सेटअप किया गया है, जिसमें जिला पंचायत का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो DM हुआ करता था। अब वहाँ पर चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। तो चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर इज द एक्स ऑफिशियो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जिला पंचायत, और उसका जो हेड है वो चुना हुआ प्रतिनिधि होता है, जिसको जिला पंचायत अध्यक्ष कहते हैं। तो जिला पंचायत अध्यक्ष के जो काम है वो पॉलिसी लेवल पर ही है। जिला पंचायत की मीटिंग है, उसमें डिसीजन लेने के हैं, और उस तरह के पॉलिसी डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए CEO उसके लिए अधिकृत है, वो उसमें डिसीजंस लेता है। और उनकी हेल्प के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट के ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स बोलते हैं, जिनको आम भाषा में DLO बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर, और ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स, वो उस तरह से ये डिविजनल सेटअप है। अब इसमें जो मोटे मोटे तौर पर चीज़ें हैं वो तो हमने आपको बता दी। अब आप लोग अपना बातें पूछ सकते हैं। जो बहन जी आप प्रश्न कर रही थी, उस वक्त आप कुछ पूछ रही थी वो कैबिनेट मिनिस्टर्स और वो उसके तौर पे, तो जो भी कोई आपके इस तरह के प्रश्न है, क्लैरिफिकेशन है, तो वो हम बात कर सकते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर को कौन सेलेक्ट करता है, ये काम प्रधानमंत्री जी का है। इसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर का है अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर्स या डिप्टी मिनिस्टर्स को सेलेक्ट करने का, अपॉइंट करने का। हाँ, लेकिन उनका अपॉइंटमेंट होता गवर्नर से ही है। उसकी जो प्रस्ताव कहिए या डिसीजन कहिए वो लिया जाता है CM के लेवल पर, लेकिन गवर्नर के पास में जाएगा, वो रिकमेंडेशन एक तरह से भेजता है CM, और गवर्नर फिर उसको अप्रूव करके हस्ताक्षर करते हैं, फिर उनको शपथ दिलाई जाती है, और फिर वो अपने विभाग, अपने मंत्रालय का काम करना शुरू करते हैं। इसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री जी अपनी कैबिनेट की रिकमेंडेशन देते हैं राष्ट्रपति जी को, और राष्ट्रपति जी फिर उसको अप्रूव करके हस्ताक्षर करके वापस भेजते हैं, तब उनको शपथ दिलाई जाती है और वो अपने मंत्रालय का काम शुरू करते हैं। एक प्रोग्राम में MP को बुलाया और कलेक्टर का भी बुलाया, प्रोटोकॉल में इसका प्रोटोकॉल में MP ऊपर माना गया है। जो लेकिन कलेक्टर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस जारी हुआ है उसमें, हाँ MLA नहीं, MP, बाकी के और उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी सबसे पहले नंबर। हाँ, अगर नगर पालिका, नगर निगम के स्तर पर कोई काम होता है तो वहाँ का जो मेयर है वो अपने क्षेत्र में, यानी अपने कुछ कॉरपोरेशन के क्षेत्र में, मेयर इज द हाईएस्ट अथॉरिटी। इसी तरह से कई नगर पालिका है तो चेयरपर्सन ऑफ दैट म्युनिसिपल बोर्ड इज द हाईएस्ट अथॉरिटी। अच्छा, इनको थोड़ा सा ये ज़्यादा देख लीजिए, काम कर रहे हैं। हाँ जी, district wise mayor is the highest authority or collector is the highest authority? District wise, who is the highest authority? Whether mayor or collector? Collector. Okay. In what basis? What is the role of mayor? What is the role of mayor? Role of mayor is in his or her corporation's area, and all the works, all the decisions related to that municipal corporation, that city corporation. For example, Bangalore or Mysore. So Mahapaur, mayor of Mysore, will be responsible and will be the highest authority for the decisions taken
in regard to Municipal Corporation Mysore or Municipal Corporation Bengaluru. Then collector? Collector is a different kind of authority. Collector is for whole district. Mayor is for only the municipal corporation area. Likewise, chairperson Jila Panchayat is only responsible for the rural areas of that district. Rural areas of that district. But collector is for all, whether it is a municipal area or whether it is a rural area. तो कलेक्टर का स्थान बड़ा जी, कलेक्टर ही बड़ा collector is the head of the district. जैसे chairperson जिला पंचायत is head of the जिला पंचायत. Likewise, DM, DC or collector is the head of the district. भाई जी इसी तरह से डिवीजन में डिविजनल कमिश्नर इज हेड ऑफ द डिवीजन. तो उस डिवीजन में चाहे वो रूरल एरिया है चाहे वो अर्बन एरिया है, सभी के लिए. हाँ जी. एक स्टेट को कितना डिविजन्स होता है? एक स्टेट को कितना डिविजन्स होता है? एक कमिश्नरी में एक स्टेट में वो अलग अलग डिपेंड करता है. जैसे यूपी में 18 डिविजन्स हैं, तो वो बड़ा स्टेट है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट भी 75 है. छोटे जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड में 2 डिविजन्स, वन गढ़वाल डिवीजन एंड कुमाऊं डिवीजन. तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग हैं. जैसे राजस्थान में 6 या 7 डिविजन्स हैं, जयपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर एंड भरतपुर. अब जो उन्होंने कुछ डिस्ट्रिक्ट्स बढ़ाए हैं, डिविजन्स बढ़ाए हैं, उसमें कुछ एक डिविजन्स और बढ़ा दिए, तो अब मेरे ख्याल में 9 या 10 डिविजन्स हो गए हैं राजस्थान में और डिस्ट्रिक्ट्स भी 50 हो गए. तो वो डिपेंड करता है अलग अलग स्टेट टू स्टेट पर. हाँ जी. जब
शांति। अभी जो ये बात हुई है ये प्रोग्राम्स, फंक्शंस, सेलिब्रेशंस के लिए है और इस हिसाब से जैसे एक एग्जांपल दें हम कि जो दर्जा है उसके हिसाब से स्टेट लेवल पर गवर्नर सबसे ऊपर, सीएम उसके बाद में, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट वो उसके बाद में है। लेकिन जब एक्चुअल फंक्शनिंग में हम देखते हैं तो सीएम के द्वारा लिए गए डिसीजन को अगर कोई चैलेंज करता है कानून और नियम के हिसाब से हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट कैन रिवर्ट दैट ऑर्डर या उस ऑर्डर पर रोक भी लगा सकता है हाई कोर्ट। तो उस हिसाब से वो एक उनके जो अधिकार हैं वो अलग हैं। ये फंक्शंस, प्रोग्राम्स और उनमें हिस्सा लेने के लिए ये ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस यानी किसको कैसे प्राथमिकता दी जाएगी ये उसके लिए, ठीक है। सर ये पूछना था, एडीएम के नीचे एसडीएम वो आते हैं? एडीएम के नीचे जब हम डिस्ट्रिक्ट के लेवल की बात करते हैं और उसके नीचे के सेटअप की बात करते हैं तो उस सेटअप में यस, एडीएम के बाद में एसडीएम, एसडीएम के बाद में तालुक ऑफिसर और तहसीलदार और उसके नीचे पर नायब तहसीलदार वो है। और डेवलपमेंट साइड में एडीएम डेवलपमेंट कहीं कहीं पर हैं, कहीं कहीं पर जैसे यूपी में चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर है और उसके बाद में उनके साथ में भी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर और वो ऑफिसर्स भी हैं, फिर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, वो सबके सब हैं। लेकिन ये सबके सब आते डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर या डीसी के अंदर। जिसे हम प्रोग्राम में बुलाते हैं एमएलए और जिसे एडीएम को बुलाते हैं, तो पहले एडीएम बड़े होते हैं। इसमें ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस के हिसाब से एमएलए ऊपर होगा एडीएम से। थैंक यू। हाँ बहन जी। सीएम को कौन अपॉइंट करता है? सीएम को अपॉइंटेड बाय हूम? सीएम, चीफ मिनिस्टर। अपॉइंट कौन करता है? हाँ, नहीं नहीं, वो सही प्रश्न है, आपका सही प्रश्न है। सेकेंड क्वेश्चन, अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं 2 राजस्थान में, एक चीफ मिनिस्टर है और 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर, तो उन दोनों का रोल क्या है इसमें? आपने सही प्रश्न पूछा है कि हु अपॉइंट्स द सीएम। सीएम को अपॉइंट गवर्नर करता है, ठीक है, लेकिन उसमें गवर्नर अपनी तरफ से किसी को सीएम अपॉइंट नहीं करता। द एमएलएज ऑफ द बिगेस्ट पार्टी और द रूलिंग पार्टी वो सब मिलकर के एक प्रस्ताव पास करते हैं कि वी एक्सेप्ट हिम एज द लीडर ऑफ द हाउस, एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। तो उसका जो है फिर जो वहाँ का सीएम जिसको भी प्रस्ताव किया गया है वो सीएम फिर प्रस्ताव को लेकर के गवर्नर साहब के पास में जाते हैं। उसमें साथ साथ अपने मिनिस्टर्स या डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स उनके नाम का प्रस्ताव भी लेकर के जाते हैं कि हम सब ने मिलकर के ये तय किया है, इनको आप अपॉइंट करिए। फिर गवर्नर उस पर अपना अनुमति, अप्रूवल, कंसेंट देते हैं और उस पर हस्ताक्षर भी करते हैं और फिर उनको शपथ दिलाई जाए। तो लीगल भाषा में कहेंगे कि गवर्नर अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर्स, डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स और द कैबिनेट मिनिस्टर्स और स्टेट मिनिस्टर्स। रोल ऑफ डिप्टी मिनिस्टर्स? डिप्टी सीएम का रोल एक तरह से जो प्रैक्टिकल में माना जाता है वो सीएम के बाद में है और बाकी के जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनके ऊपर और सीएम के नीचे है। और डिप्टी सीएम को एक से ज्यादा विभाग के काम दिया ही जाता है। जरूरी नहीं है कि कैबिनेट मिनिस्टर को एक से ज्यादा विभागों का काम दिया जाए। छोटे स्टेट्स में एक कैबिनेट मिनिस्टर के पास में कई मिनिस्ट्री हो सकती है, कई डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन बड़े स्टेट्स में नॉर्मली एक मिनिस्टर
के पास में एक डिपार्टमेंट या एक मिनिस्ट्री हो, लेकिन डिप्टी सीएम के पास एक से ज्यादा विभाग होना जरूरी है, क्योंकि वो बाकी के कैबिनेट मिनिस्टर से ऊपर का दर्जा रखते हैं। उनकी रिकमेंडेशन भी सीएम ही देते हैं, और वो वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन, सोशल सिचुएशन, वो उसको देख करके वो अपना एक पॉलिटिकल सेटअप और एक परसेप्शन है उसके हिसाब से कि हमें किस तरह से स्टेट में क्या मैसेज देना है लोगों को, वो उस हिसाब से अपना काम करें। वो फॉरेस्ट ऑफिसर्स और पुलिस ऑफिसर्स में बने कौन? फॉरेस्ट ऑफिसर्स और पुलिस ऑफिसर्स में भी यह है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बाद में जैसे डिस्ट्रिक्ट जज, उसके बाद में पुलिस डिपार्टमेंट का एसएसपी या एसपी, उसके बाद में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का डीएफओ, क्योंकि वो भी ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारी हैं, तो डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर और बाकी के और डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स के उसमें आ जाते हैं। वो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के तो पहले मिनिस्टर के अंदर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का होम मिनिस्टर वो होम मिनिस्टर के अंदर ही होता है ना। नहीं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होम मिनिस्टर के अंडर में नहीं आता। कहीं कहीं किसी स्टेट में हो सकता है कि होम मिनिस्टर के अंदर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को उन्होंने मिनिस्ट्री के हिसाब से वो दे दिया हो, बाकी में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट मिनिस्ट्री अलग होती है, उसके कैबिनेट मिनिस्टर अलग होते हैं। एंडोमेंट डिपार्टमेंट जो टेम्पल्स टाइप, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंडोमेंट मंदिर का Cantonment is Government of India's department which comes under the Defence Ministry. नॉट कंटोनमेंट, एंडोमेंट, House and- एंडोमेंट मंदिर टेम्पल, कंटोनमेंट नहीं, कंटोनमेंट नहीं, कंटोनमेंट बोल रहा है। मंदिर आते हैं, ये वो मंदिर मंदिर हाँ जी। अभी टीटीडी हमारा आंध्र प्रदेश में टीटीडी है, हाँ। देवस्थान, वो अलग से डिपार्टमेंट होगा वहाँ पर, Government भी है। डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस एंडाउमेंट उसके अंदर आएगा, और उसका जो सेक्रेटरी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी है उसके अंडर में, और उस हिसाब से वहाँ के उस कैबिनेट मिनिस्टर के कंट्रोल में अंडर में। हालांकि ऐसे जो बहुत सारे सेटअप हैं, इनको एक तरह से कानून में ऑटोनॉमस जैसे दर्जा दिया है। ऑटोनॉमस मीन्स वो अपने वहाँ के क्षेत्राधिकार में, अपने ज्यूरिस्डिक्शन में वो फुल अथॉरिटी रखते हैं कोई भी किसी तरह का डिसीजन लेने की, बट इफ दैट डिसीजन इज अगेंस्ट द एक्ट और द रूल्स, तो उसको स्टेट गवर्नमेंट और उस डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी वो उसमें ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, और फिर उसमें कैबिनेट के लेवल पर फिर डिसीजन लिया जाएगा कि इसमें क्या करना है। कभी कभी ईश्वरीय सेवा में इनसे मिलना पड़ता है, उनको भी बुलाना पड़ता है समझने के लिए। अब मुझे एग्जैक्ट टीटीडी और बाकी के उसका सेटअप का आइडिया नहीं है, लेकिन नॉर्मली टीटीडी विल बी गवर्न्ड बाय द कंसर्न्ड डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, और उसका जो सेक्रेटरी है या उसका जो एचओडी है, एचओडी भी उसके होंगे, वो उसके अंदर ही टीटीडी का चेयरपर्सन आएगा, जहाँ तक कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की बात है। बाकी जब वो उनका अपना काम जहाँ करते हैं वहाँ उनको ऑटोनॉमी, यानी उनको एक तरह से इंडिपेंडेंट दर्जा दिया हुआ है कि हाँ वो उसमें वो डिसीजन लेकर के उसको अप्लाई कर पा सकते हैं। और भाई जी, कहाँ गवर्नमेंट की जमीन हमको लेना है तो किस, मतलब कलेक्टर की सिग्नेचर से होता है? नॉर्मली जो सरकारी जमीन है उसको देने का अधिकार केवल और केवल गवर्नमेंट का है स्टेट लेवल पे, लेकिन कहीं कहीं पर स्टेट गवर्नमेंट ने उस अधिकार को डेलीगेट कर दिया। एक पावर को बोलते हैं पावर ऑफ डेलीगेशन, मीन्स जो सरकार का काम है वो सरकार जिसको भी डेलीगेट करती है वो कर सकता है।
फॉर एग्जाम्पल डिविजनल कमिश्नर जो आगरा है, उसको स्टेट गवर्नमेंट ने ये अधिकार दिए हुए हैं कि कोई भी इंटरनेशनल डिग्निटरी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी कोई डिग्निटरी वहाँ आता है और स्टेट गवर्नमेंट के लेवल का कोई ऑफिसर जैसे कैबिनेट सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, वो अगर वहाँ नहीं है तो डिविजनल कमिश्नर विल फंक्शन एज द स्टेट गवर्नमेंट। तो वो स्टेट गवर्नमेंट का जैसे उनको पावर उन्होंने डेलीगेट किया होगा, तो ऐसे वो पावर्स को डेलीगेट कर सकते हैं। इसी तरह से जो आप टीटीडी की बात कर रहे हैं, तो टीटीडी को भी स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ पावर्स स्टेट वाले उनको डेलीगेट किए हुए हैं, तो वो स्टेट लेवल का काम वो अपने स्तर से वो कर सकते हैं। लेकिन उसमें फंक्शंस भी वो मेंशन करते हैं कि ये किन किन चीज़ों के मामले में ये डिसीजन ले सकते हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट का डिसीजन माना जाएगा। अब एमएलए फंड एमपी फंड कभी कभी सेवा के लिए मिलता है, तो वो मना वो गवर्नमेंट का भी मिलता है। अगर गवर्नमेंट ने उसको डेलीगेट किया हुआ है और उन्होंने उस डेलीगेटेड अथॉरिटी के तहत अपना डिसीजन लिया है, तो दैट विल बी नो प्रॉब्लम कंसिडर्ड एज द डिसीजन टेकन बाय स्टेट गवर्नमेंट। अगर उन्होंने उसको नहीं डेलीगेट किया हुआ तो उसको चैलेंज किया जा सकता है, उसके लिए फिर गवर्नमेंट के लेवल पर जाना पड़ेगा और गवर्नमेंट ही फिर उसमें फाइनल डिसीजन लेगी। Usually those who have finished IAS, right, they are appointed in secretariat or they are appointed as a collector, right. If those who have finished IES, Indian Engineering Service, where they are appointed, what is their role? IG? IES, Indian Engineering Service. इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, इस तरह के और कई सर्विसेज हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पर, जैसे इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस भी है, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस भी है, और इसी तरह से ये और दूसरे डिपार्टमेंट्स की सर्विसेज हैं, रेलवेज का अलग है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है और उसके तहत ही उनकी जो है वो सीनियरिटी और उनके वो फंक्शंस दिए हुए हैं, तो उसके लिए वो काम करते हैं और उनको वो उसमें ही अधिकार है। What is the role? What is the role? Indian Engineering. वो रोल उनका इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का जो सिलेक्शन है वो कंबाइंड तौर पर उनका एग्जाम होता है और उसमें सीनियरिटी के हिसाब से उनको अलग अलग डिपार्टमेंट्स या मिनिस्ट्रीज वो अलॉट की जाती हैं। उस डिपार्टमेंट के तहत वो फिर अपॉइंट होते हैं और उससे संबंधित जो भी अधिकार हैं, राइट्स हैं, वो उनको एक्सरसाइज कर सकते हैं। वो केवल उनका रोल वहाँ तक है और दूसरे उसका जो है वो डिसीजन नहीं कर सकते। तो जैसे मान लीजिए कि वो सिविल इंजीनियरिंग का सेंट्रल पीडब्ल्यूडी का, तो सेंट्रल पीडब्ल्यूडी से रिलेटेड जो काम है उनके लिए वो उनको अथॉरिटी है। उससे बाहर स्टेट गवर्नमेंट का जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है उसमें उनको कोई पावर नहीं। उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट का जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, उसके चीफ इंजीनियर, उनके CNC और उसके बाद में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर और फिर नीचे के लेवल पर असिस्टेंट इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर, उनकी अथॉरिटी। तो उसी तरह से वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पर उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड उनकी अथॉरिटी। उसमें भी जैसे एक एक डिपार्टमेंट में भी बहुत सारे डिविजन्स होते हैं। जैसे रेलवे का अगर हम लें तो रेलवे में मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी है, सिविल इंजीनियरिंग भी है। तो कम्युनिकेशन का जो इनका अपना सेटअप है, सिग्नलिंग टेलीग्राफ, उसके इंजीनियर्स अपने अलग हैं। इसी तरह से स्टोर्स है, स्टोर्स भी इंजीनियरिंग में आता है, तो स्टोर्स का अपने इंजीनियर है वो अपना अलग है। तो उनका वो उस हिसाब से सेटअप उनका बना।
भाइयों की तरफ से कोई प्रश्न नहीं आए, क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं, भाई खुद ही देखते रहते हैं कुछ चीज़ें। क्योंकि भाइयों में ज़्यादातर जानते हैं, ज़्यादातर चीज़ों को समझे हुए हैं। लेकिन हाँ, बहुत सारी बहनों को जिनका उस तरह से पब्लिक में ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता, उनकी जानकारी के लिए ये सेशन थोड़ा काम का हो सकता है। तो थैंक यू वेरी मच, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थोड़ी देर के लिए हम बाबा को याद कर लें।